करेंगे कक्षा 6 का पाठ 10 वाक् चतुर मंत्री। तो ये एक हास्यजनक कहानी है। इस कहानी में हमारी मनोदशा के, हमारी जो भावदशा है उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार से जब हमारी भावदशा सामान्य होती है तो हम कैसा व्यवहार करते हैं, और जब हमारी भावदशा अच्छी नहीं होती तो हम कुछ न कुछ अनुचित कर देते हैं, उसके बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। तो ये उसी पर कहानी है, एक प्रधानमंत्री है और एक राजा के बारे में। चलो कहानी पढ़ते हैं, वाक् चतुर मंत्री। प्राचीन काल की बात है। उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजा शासन करता था। उसके दरबार में अनेक चतुर सामंत थे, परंतु उसका प्रधानमंत्री अत्यंत मेधावी तथा वाक्पटु था। इसी कारण राजा हर बात के लिए उससे परामर्श लेता था। तो अत्यंत मेधावी यानी कि बहुत बुद्धिमान था, और साथ में वाक्पटु का मतलब होता है कि चतुर्भाषी था, कि वो अच्छे से बात करता था। शीत ऋतु का अंत हो चुका था और ऋतुराज वसंत अपनी प्राकृतिक शोभा लेकर पदार्पण कर चुका था। चारों ओर सुहावना वातावरण था और ग्रीष्म ऋतु की सब्जियों का आरंभ हो चुका था। कि शीत ऋतु है उसका अंत हो गया था, और शीत ऋतु के बाद में वसंत ऋतु है उसका आरंभ हो गया था। और ग्रीष्म ऋतु की जो सब्जियां हैं उनका आरंभ हो गया था। राजकीय माली ने आकर द्वारपाल से कहा, जाइए तथा महाराज से निवेदन कीजिए कि मैं उनके लिए एक भेंट लेकर आया हूँ। द्वारपाल ने दरबार में जाकर राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, राजकीय माली आपके लिए एक भेंट लेकर आया है, वह दरबार में उपस्थित होने की अनुमति चाहता है। तो यहाँ पर बताया है कि जो शीत ऋतु है उसके बाद में जो वसंत ऋतु है वो आ गई है, और वसंत ऋतु के आने के बाद में जो गर्मियों की सब्जियां हैं उनका आरंभ हो गया है। तो ऐसे में राजकीय माली है वो राजा के लिए कुछ भेंट लेके आता है और उनसे अनुमति मांगता। उसे शीघ्र हमारे समक्ष लेकर आओ। राजा ने द्वारपाल को आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में माली एक पोटली लेकर दरबार में उपस्थित हो गया तथा राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज, आपके लिए नई ऋतु की एक सब्जी लेकर आया हूँ। कहता है कि मैं आपके लिए एक नई ऋतु की सब्जी लेकर आई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। यह कहकर माली ने पोटली खोल छोटे छोटे 8-10 बैंगन राजा के सामने रख दिए। तो वो पोटली में क्या भेंट लेके आए थे, वो बैंगन लेके आए थे, तो उन्होंने जो बैंगन थे वो राजा के सामने रख दिए। राजा ने बैंगनों को निहारा तो वे उसे बहुत अच्छे लगे, और राजा जब उन बैंगनों को देखने लगे तो राजा को बहुत ही अच्छी लगे। फलस्वरूप उसने प्रधानमंत्री को संबोधित करके पूछा, मंत्री जी, आपके विचार में यह सब्जी कैसी है? क्योंकि राजा था जो अपनी सभी बातों के लिए परामर्श लेता था प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि बताइए ये सब्जी कैसी है। चतुर मंत्री राजा की भावदशा को भांप चुका था, क्योंकि मंत्री था वो कैसा था, प्रधानमंत्री चतुर था, तो वो राजा की भावदशा को भांप चुका था कि राजा की भावदशा कैसी है, अभी अच्छी है। अतः वह बोला, महाराज, इस सब्जी का क्या कहना, जरा इन बैंगनों के चमकते जामुनी रंग को देखिए। बैंगन होते जामुनी रंग के होते हैं, तो वो कहते हैं कि महाराज, इन सब्जी के बारे में तो क्या कहना, जरा इन चमकते हुए जामुनी रंग के बैंगनों को देखिए। प्रत्येक बैंगन के सिर पर हरे रंग की टोपी तो एकदम मुकुट के समान दिखाई दे रही है। तो वो राजा के सामने है, वो बैंगनों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये जामुनी रंग के जो बैंगन है वो बड़े सुंदर लग रहे हैं, और इनके ऊपर जो हरे रंग की टोपी है वो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है, एकदम मुकुट के जैसी उनके ऊपर दिखाई दे रही है। मंत्री की बात सुनकर राजा गदगद हो गया, गदगद यानी प्रसन्न हो गया। तो मंत्री की जब ये बात सुनी तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया। परिणाम स्वरूप उसने तुरंत माली को पुरस्कार के रूप में 100 मुद्रा देने का आदेश दिया। तो मंत्री की बात सुनकर वो खुश हो गए कि पहले ही जो राजा था उनकी भावदशा थी वो अच्छी थी, और इसी कारण से उन्होंने क्या करा कि माली को पुरस्कार के रूप में 100 मुद्राएं देने का आदेश दिया। माली अपने भाग्य पर इतराते हुए राजा को धन्यवाद देकर अपने घर लौट आया, और माली है वो अपने भाग्य पर इतराता रहा। वो बड़ा खुश होने लगा कि उसे 100 मुद्राएं मिली हैं। दिन बीतते गए तथा होते होते 1 वर्ष निकल गए। इस तरह से दिन बीतते गए और 1 वर्ष निकल गए, यानी जो 1 वर्ष जो समय आया था वो दोबारा से ऋतुराज वसंत है वो फिर से आ गई। पुनः वही ग्रीष्म ऋतु की सब्जियों का समय आ गया, और वसंत ऋतु आई तो गर्मियों की सब्जियों का समय आ गया। राजकीय माली ने पिछले वर्ष की भांति इस बार भी छोटे छोटे बैंगन लेकर राजा को भेंट करने की ठान ली। और राजकीय माली ने, क्योंकि पिछली बार उसे 100 मुद्राएं भेंट में मिली थी, तो इसलिए उसने सोचा कि इस बार भी वो क्या करेगा, उनको भेंट के लिए बैंगन लेकर जाएगा।
द्वारपाल के माध्यम से दरबार में उपस्थित होने की अनुमति प्राप्त करके वह दरबार में चला गया और राजा के समक्ष नतमस्तक होकर अपने बैंगन उनके समक्ष रख दिए। और पिछली बार की भांति ही वो राज दरबार में द्वारपाल से आदेश लेकर माध्यम से दरबार में उपस्थित हो गया और राजा के सामने नतमस्तक यानी अपना सिर झुका के वो उनको प्रणाम करता है और उनके सामने बैंगन वो रख देता है। दुर्भाग्यवश राजा की भावदशा उस समय ठीक नहीं थी। जब माली पिछली बार आया था तो राजा की भावदशा कैसी थी? बहुत अच्छी थी, वो बहुत खुश थे। लेकिन इस बार राजा की जो भाव अवस्था है वो ठीक नहीं थी, जो उनके भाव की अवस्था थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह समझ गया कि माली पुनः पुरस्कार के लोभ में बैंगन लेकर आया है और वो ये समझ गए कि क्योंकि पिछली बार माली को हमने पुरस्कार में 100 मुद्राएं दी थी तो इसीलिए वो फिर से बैंगन लेकर आया है, मुद्राएं लेकर। अतः वह तिल मिलाकर बोला, क्या है ये सब्जी लेकर चले आए भेंट देने हेतु? कि वो उनको माली को डांटते हुए बोलते हैं कि क्या है ये सब्जी जिसको तुम लेकर यहाँ पर बांटने के लिए भेंट के लिए मेरे पास लेकर आए हो। राजा की बिगड़ी भावावस्था को भाव अवस्था यानी कि भाव प्लस में अवस्था दीर्घ संधि है बेटा इसमें कि राजा की बिगड़ी भावावस्था को भांपकर प्रधानमंत्री भी एकदम बोल उठा। और प्रधानमंत्री था जो चतुर था वो भी राजा की भावावस्था को समझ गया और बोला, हाँ महाराज, यह सब्जी किसी काम की नहीं है, इसी कारण तो इसे बेगुण का नाम दे दिया गया है। और जो प्रधानमंत्री था, क्योंकि पिछली बार जब राजा की भाव अवस्था अच्छी थी तो वो उस बैंगन की तारीफ करते हैं, लेकिन जब वो समझ आते हैं कि जो राजा हैं उनका भाव अवस्था अच्छी नहीं है, इसी कारण से वो बैंगन के बारे में कहते हैं कि ये क्या सब्जी है, इसी कारण तो इसका नाम रख दिया बेगुण यानी बिना गुण के, कि जिसमें कोई भी गुण नहीं हो। बेचारा माली अत्यंत निराश होकर अपना सा मुँह लेकर अपने भाग्य को कोसते हुए दरबार से चला गया। पिछली बार जब माली आया था तो बड़ा खुश होकर इतराते हुए अपने भाग्य पर इतराता हुआ गया था, लेकिन इस बार वो निराश होकर और अपना सा मुँह लेकर भाग्य को कोसता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ समय पश्चात राजा की मनोदशा सामान्य हो गई, तिलमिलाहट जाती रही और वह प्रसन्नचित्त दिखाई देने लगा। कि थोड़े समय बाद में जो क्योंकि एक ही अवस्था जो हमारे भाव हैं वो एक जैसे नहीं रहते, हर बार बदलते रहते हैं, तो कुछ समय के बाद में जो राजा हैं उनकी मनोदशा सामान्य हो गई और वो उनकी जो तिलमिलाहट थी, जो झुंझलाहट थी वो जाती रही और वो थोड़े से प्रसन्न होने लगी। अचानक उनका ध्यान माली वाली घटना की ओर चला गया और जब वो प्रसन्नचित्त हुए तो उनका ध्यान है जो माली की घटना पर चला गया था कि उन्होंने किस प्रकार से माली के साथ में अभद्र व्यवहार किया था। वह अपने किए पर पछताते हुए सोचने लग गया, मैंने निर्धन माली के साथ अत्यंत अभद्र व्यवहार किया, परंतु प्रधानमंत्री की मनोदशा तो असामान्य नहीं थी, भला उसने मुझे माली के साथ कटु व्यवहार करने से क्यों नहीं रोका। फिर राजा सोचता है कि मेरी तो जो मनोदशा थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने माली के साथ में अभद्र व्यवहार किया, लेकिन प्रधानमंत्री था वो तो सामान्य था, फिर उसने माली के साथ में कटु व्यवहार करने से मुझे क्यों नहीं रोका। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, मंत्री जी, मेरी मनोदशा प्रातःकाल असामान्य थी, अतः मैंने निर्दोष माली के साथ अनुचित व्यवहार किया। कि मेरी तो मनोदशा थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने माली के साथ में इस तरह से व्यवहार किया, परंतु आपकी मनोदशा तो ठीक थी ना, फिर आपने मुझे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं। कि फिर आपकी दशा तो ठीक थी, फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं। पिछली बार तो आपने बैंगनों के चमकते रंग की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और प्रत्येक बैंगन की ये हरे रंग की टोपी को मुकुट का स्तर प्रदान किया था, परंतु इस बार बैंगन को बेगुण कहकर उसकी निंदा की। आप इस बात को किस प्रकार स्पष्ट करेंगे? कि तो मुझे इस बात का कारण बताइए कि पिछली बार जब वो बैंगन लेकर आया था तब तो आपने इन बैंगनों की इतनी प्रशंसा की थी, लेकिन इस बार जब मेरी भावदशा ठीक नहीं थी, मैंने माली का इसके साथ में अभद्र व्यवहार किया, तो आपने इस तरह से क्यों किया, आपने मुझे रोका क्यों नहीं। मंत्री बहुत कुशाग्र बुद्धि था तो उसने झटपट बोला, महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, इन बैंगनों का नहीं। तो उसने प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं आपका सेवक हूँ, इन बैंगनों का नहीं। मंत्री का उत्तर सुनकर सभी समान खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा भी अपने प्रधानमंत्री की प्रत्युत्पन्नता का ठहाका लगाए बिना न रह सके, उनकी सराहना करने लगे। तो जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा कि मैं तो आपके ही अनुसार, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, तो मैं तो जैसा आप कहेंगे उसी के अनुसार चलूँगा। अतः उसने माली को बुलावा भेजा और अपनी अभद्रता के लिए खेद प्रकट किया। यही नहीं, उसने
माली को उचित पुरस्कार भी दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने माली को है वो पुरस्कार भी दिया। तो इस प्रकार से कि जब हमारी भाव दशा ठीक नहीं होती है तो हम कुछ ना कुछ अनुचित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें उस पर जब पछतावा होता है तो हमें हमें उस गलती को सुधारनी चाहिए। कठिन शब्दार्थ यानी शब्दावली है इसके: मेधावी, बुद्धिमान, वाक्पटु, चतुर्भाषी, अनुमति, इजाजत, समक्ष, सामने, मुद्रा, सिक्के, माध्यम, बीच बचा, भावावस्था, मनोदशा, बेगुण, गुण रहित, अभद्र, बुरा, असामान्य, असाधारण, असभ्य, प्रत्युत्पन्नता, हाजिर जवाबी, खेद, पश्चाताप। तो बेटा ये शब्दार्थ आपको नोटबुक में नोट करने हैं और कहानी को अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू। Good morning, 6th class. This is Anshu ma'am, your maths teacher. So let's start our today's maths class. In the previous class, we completed our exercise 5.4, and now next question is 5.5, in which we have to add the fractions. अभी तक क्या कर रहे थे? फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखा था। अभी क्या है हमारे पास? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टर्म्स कौन सी होती है? जिनमें डिनोमिनेटर कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के जो नीचे होता है, बिलो होता है, वो क्या होता है हमारे पास? डिनोमिनेटर। एंड द अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज न्यूमरेटर। ठीक है। सो इन केस यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे दोनों ही सेम है डिनोमिनेटर, तो मतलब ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में सिंपली हम क्या करेंगे? इक्वल हॉरिजॉन्टल लाइन जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज, ठीक है। ऊपर क्या है? 7, साइन क्या है? प्लस और 3। ठीक है। क्या हो गया? 7 + 3 = 10 अपॉन 11। ये आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास? 11/25, और तो दोनों में क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर सेम, तो हमें क्या करना है? 25 लिख दिया एज इट इज, और यहाँ क्या हो जाएगा? 11 + 9, और ये क्या हो गया? 20/25। अब यहाँ देखो, क्या ये दोनों किसी एक सेम नंबर से डिविजिबल है? 5 से दिख रहे हैं दोनों डिविजिबल, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 5 कर देते, डिवाइड बाय 5। ठीक है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आ गया? 5। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करना होता है इसको। ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं? अगर दोनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिविजिबल है तो हम उनको क्या कर देते हैं? डिवाइड करके लिखते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, so in the next one we have mixed fraction. तो फर्स्ट ऑफ ऑल change the mixed fraction into like fraction या unlike fraction. ठीक है। so क्या होता है हमारे पास? denominator will be multiplied to the natural number and plus of numerator and divided by denominator. यही रूल था हमारे पास mixed fraction को चेंज करने के लिए। so 3 × 5 15, 15 + 1 is 16, तो 16 होगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर जो कि 3 है, प्लस 3 6 18, 18 + 1 19, और अपॉन में 3। अगेन क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे क्या आ जाएगा? 3, और इनको सिंपली क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो 16 + 19, और क्या हो गया हमारे पास? आंसर 5, और ये क्या हो जाएगा? 35/3। ठीक है। दोनों नंबर किसी से कॉमन नंबर से कैंसिल आउट नहीं होते, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब जो बाकी रह गया रेस्ट ऑफ द पार्ट, यू हैव टू डू योरसेल्फ इन योर नोटबुक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द नेक्स्ट वन वी हैव डिनोमिनेटर। अब यहाँ क्या है? डिफरेंट है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस, और उनको क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे डिनोमिनेटर्स को सेम? बाय टेकिंग एलसीएम। यही रूल होता था। तो क्या करें अब? 10 और 15 का हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 10 और 15 क्या होगा? दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाइड हो, वही टर्म लेते हैं हम। तो 5 से हो गए दोनों मल्टीप्लाइड, 5 2 + 5 3 का, तो क्या हो गया? अब एलसीएम क्या आ गया? क्योंकि ये दोनों अब आगे किसी से वो नहीं है, डिविजिबल नहीं है कॉमन नंबर से, तो 5 2 × 3 कितना आ गया? 5 2 = 10 और 30। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 30। ठीक है। अब यहाँ पे दो मेथड होते हैं। एक तो होगा कि हम कॉमन एलसीएम ले ले 30, या हम क्या कर ले? दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना के और उसके बाद उनको ऐड करें। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे हम? 7/10 को अब हमें क्या करना है? नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना है? एलसीएम की टर्म्स जो कि 30 है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करें? 30 आ जाए 3 से, ऊपर भी किससे होगा? 3 से। कितना आ गया? 21/30। ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है? 8/15। अब डिनोमिनेटर में क्या टर्म करनी है? 30, तो किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से, तो यहाँ भी किससे होगा? 2 से। कितना हो गया? 16/30। अब सिंपली इन दोनों को प्लस करना है। 21/30 और प्लस 16/30 क्या हो गया? दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे 30 और यहाँ 21 + 16 कितना आंसर आ गया? 737/30। ठीक है। एक तो होता है ये रूल। एक अगर हमें दोनों का कॉमन वो ले लें, दोनों का कॉमन क्या आ रहा है? 30 एलसीएम आ रहा है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? ये जो नंबर दिख रहा है डिनोमिनेटर, इसको इससे डिवाइड करो।
डिवाइड करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा 3। उस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आ गया 21 प्लस। नेक्स्ट में क्या करना है, इस 15 को डिवाइड करना है 30 से, कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाय 30 इज 2, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो कितना आ गया 16, वही आंसर आएगा 37/30। तो क्या करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर को तो इससे डिवाइड करेंगे जो एलसीएम लिया हमने, ठीक है, और जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर टर्म है न्यूमरेटर में उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ये दोनों मेथड्स है जिससे आप अनलाइक फ्रैक्शंस वाले का एडिशन कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, in the next part we have two mixed fraction and one is fraction में already given है, तो इस mixed fraction, so in the next one we have two mixed fraction and one fraction। तो first of all we have to change the mixed fraction into fraction। so क्या होता है हमारे पास, इसको चेंज करेंगे कैसे होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 and 6 plus 1 7, 7/3 हो गया, प्लस 6 2 12, 12 plus 5 17/6 and plus 2/9 as it is। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, हमें क्या करना है, इनको सबको सेम करना है, तो किससे करते हैं हम एलसीएम से, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 6 और 9, 2 से डिविजिबल है, 2 नंबर नहीं है तो हम क्या करते हैं 3 पे मूव करते हैं, 3 से तीनों डिविजिबल है तो 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, क्या आ गया एलसीएम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया आंसर 18, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 18 करना है, तो हम सिंपली ओवरऑल वाला एलसीएम यूज करते हैं, ठीक है। 18, 3 को डिवाइड करो 18 से, कितना आंसर आएगा 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर जो टर्म है 6 7 जा 42, साइन क्या है बीच में प्लस, ठीक है। 6 को डिवाइड करो 18 से, कितना आएगा 18 को डिवाइड करेंगे किसकी 18 की टेबल में कहा, सॉरी 6 की टेबल में 18 कहाँ आता है 3 पे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, कितना आंसर आएगा 51, प्लस साइन क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। 9 को करेंगे 9 2 18, 2 आया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। ये हो गया अब हमारे पास 46 और 51 7 9 97/18, ठीक है। कोई भी दो एक नंबर से डिविजिबल नहीं है तो यही आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। पहले क्या करें हम एक्सप्रेशन से चेंज कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं एलसीएम से, उसके बाद ओवरऑल एलसीएम आ गया हमारे पास 18, क्या करेंगे अब हर किसी का डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले से उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the next one we have to subtract the fractions। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे पहले हम साइन नहीं देखेंगे, पहले हमें क्या देखना है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर को नीचे लिख देंगे, ठीक है। ऊपर जो टर्म्स होंगे एज इट इज 17 13, माइनस साइन है तो माइनस ही लगाएंगे और 7 क्या हो गया 13 - 7 6/15, ठीक है। क्या दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है, 6 की टेबल में सॉरी 3 की टेबल में दोनों आते हैं, तो सिंपली डिवाइड कर देंगे किससे 3 से, 3 और 3 कितना आ गया 2/5, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है यहाँ पे 3:3/4 माइनस है और इसके बाद क्या है 2:1/4, क्या है मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन करेंगे क्या होगा 4 3 जा 12, 12 + 3 15 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 4, माइनस साइन है तो माइनस रहेगा, 4 2 जा 8, 8 और +1 9, 9/4, ठीक है। अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली 4 नीचे और यहाँ पे जो ऊपर है उनको एज इट इज माइनस साइन है तो माइनस ही रहेगा, क्या आ गया 6/4। दोनों नंबर किसी से डिविजिबल है कॉमन नंबर से, 2 के मल्टीपल है दोनों तो 2 से डिवाइड कर देते, क्या आंसर आ गया हमारे पास 3/2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, so in the next question we again have to subtract the fractions but here we have denominators are different, ठीक है। डिनोमिनेटर डिफरेंट है मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो कैसे करेंगे हम एलसीएम ले लेते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल, एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों किस कॉमन नंबर किससे डिविजिबल है 2 से, सो 2 2 जा एंड 2 5 जा, 2 और 5 किसी एक कॉमन नंबर के मल्टीपल्स नहीं है तो हम सिंपली एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे 2 × 2 × 5, कितना आ गया हमारे पास 20, ठीक है। एलसीएम 20 आया, हम सिंपली यहाँ क्या कर देते हैं 20 ओवरऑल एलसीएम लिख दिया, ठीक है। 4 को डिवाइड करो 20 से, कितना आंसर आएगा 5, 5 को मल्टीप्लाई करना किससे 3 से, कितना हो गया 15, साइन क्या बीच में माइनस एज इट इज है। 10 को डिवाइड करो 20 से, कितना आएगा 10 2 जा 20, 2 आया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, कितना हो गया 14, 15 - 14 इज 1/20 रहेगा,
ठीक है। तो अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या करना है, हमें सिंपली एडिशन के जैसे यहाँ एलसीएम लेना है। एलसीएम में फिर क्या करना है, 20 यहाँ आ जाएगा, बस साइन क्या हो जाएगा, बीच में जो साइन है वही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज, सो इन द नेक्स्ट वन वी हैव मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में फर्स्टली क्या होता है, 8 मल्टीप्लाई 23, 23 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया, 4 2 18, 184, 184 प्लस 5 इज 189 अपॉन 8 माइनस 6 multiply with 16 is 96, 96 plus 1 is 101 divided by 6, ठीक है। अब क्या हो गया, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो वी हैव टू टेक द एलसीएम। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से, तो 2 4 द एंड 2 3 द। अब अगेन किसी और कॉमन नंबर से नहीं है, तो एलसीएम क्या आ गया अब हमारे पास, 2 into 4 into 3 दैट विल बी इक्वल टू 24। मतलब दोनों का कॉमन क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम 24, ठीक है। 8 divided by 24 is 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 189 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करा, कितना आंसर आ गया 7, 3 8 और ये हो गया 26 2 5 5 6 7, माइनस साइन है तो माइनस साइन ही रहेगा। अब 6 को डिवाइड करना है 24 से, कितना आ जाएगा 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली इससे, तो कितना आ गया 404, ठीक है। सिंपली माइनस करना है, क्या आंसर होगा हमारे पास 3 6 और 1, ठीक है। देखो यहाँ पे 404 को माइनस करेंगे क्या आएगा 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, 163 और अपॉन में 24, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ इन योर नोटबुक। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning, student. Welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. So, student, nowadays we are just doing we have already completed our revision part and we have started the new chapter. That is chapter number 8 for class 6. So, let us start. So, let us start, student. हमने यहाँ तक कर लिया था कि you mean to say that there is no way out, he said. तो मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ तक ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ से सुनिए, इंद्रा वॉज वरिड, इंद्रा जो है, इंद्र भगवान जो है वो चिंतित हो गए। यू मीन टू से दैट, तुम ये कहना चाहते हो, देयर इज नो वे आउट, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। यस, हाँ। देयर इज ओनली वन मैन, अब हमारे पास सिर्फ एक ही आदमी है, हु कैन हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद कर सकता है। ही इज ए सेंट नेम दधीची, और वो एक साधु है जिनका नाम है दधीची। ही लिव्स इन द आश्रम ऑफ नैमिषारण्य, तो ये जो है एक आश्रम में रहते हैं, नैमिषारण्य के आश्रम में। ही इज ए सेल्फ सैक्रिफाइसिंग जेंटल, वो जो है एक सेल्फ सैक्रिफाइसिंग जेंटल यानी कि बुद्धिमान और काइंड पर्सन, वो एक नेकदिल इंसान भी हैं। बिकॉज ऑफ योगा प्रैक्टिस, किस लिए है वो नेकदिल इंसान, एक तो उनकी योगा प्रैक्टिस की वजह से, एंड और पेनिटेंस यानी कि उनकी तपस्या। देयर इज अ ग्रेट डिवाइन स्ट्रेंथ इन हिज बोन, और उनकी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनमें एक दिव्य शक्ति है। गो एंड बैग हिम टू गिव हिज बोन्स, तुम उनके पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वो अपनी बोन्स तुम्हें दे दे, टू यू। इफ ही एग्रीज, अगर वो राजी हो जाते हैं, देन देयर दीज कैन बी शेप्ड इनटू ए वेपन, और उन जो है बोन्स को हम एक वेपन का शेप देंगे। एंड वृतासुरा कैन बी किल्ड, और जो है वृतासुर जो है वो उनकी हड्डियों के द्वारा बनाए गए वेपन से, औजार से वो मर सकता है। लॉर्ड इंद्रा वॉज वेरी अपसेट, जो है भगवान इंद्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए थे, चिंतित हो गए थे। ही थॉट, उन्होंने सोचा, दैट कि nobody would ever make such a sacrifice
willingly। लॉर्ड इंदिरा सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जो है त्याग नहीं देगा चाहते हुए। इफ ही एग्रीज, अगर वो मान जाता है, देन दीज कैन बी शेप्ड इनटू अ वेपन, और वो जो है अगर मान जाते हैं तो उनकी बोन से हम औजार बनाएंगे। एंड वृत्रासुर कैन बी किल्ड, और जो है वृत्रासुर जो है मारा जा सकता है। लॉर्ड इंदिरा वॉज वेरी अपसेट। लॉर्ड इंदिरा जो था वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए थे। ही थॉट, उन्होंने सोचा, दैट नोबडी वुड एवर मेक सच ए सैक्रिफाइस विलिंगली, कि कोई भी पर्सन जो है जानते बूझते ऐसा त्याग नहीं करेगा। इफ महर्षि दधीची, अगर महर्षि दधीची डिनाइड एम्ब्रेसिंग डेथ, द देवास वुड हैव टू रिमेन स्लेव टू द असुरा। और अगर महर्षि दधीची जो है अपनी जो है दिव्य शक्ति से अगर अपने मौत को नहीं बुलाते हैं और उनको जो है अपनी बोन्स देने से इनकार करते हैं, तो जो है देवताओं को जो है असुरों का दास बने रहना पड़ेगा। इट मीन्स अगर दधीची ऋषि मना कर देते हैं तो देवताओं को फिर कोई भी जो है असुर से आज़ादी नहीं दिला पाएगा और उन्हें मजबूरन असुरों का दास बना रहना पड़ेगा। हाउएवर इंदिरा वेंट टू नेमिषारण्य आश्रम इन द रेस्क्यू ऑफ ए ब्राह्मण। अब इंद्र भगवान ने क्या किया, नेमिषारण्य आश्रम में जो है ब्राह्मण का भेष बदलकर गए। दधीची वॉज एब्सॉर्ब्ड इन मेडिटेशन, और जो है ध्यान में जो है दधीची मग्न थे। He opened his eyes and at once recognized Indra by the power of his meditation। यानी कि वो ध्यान मग्न थे और उन्होंने अपने जो है दिव्य चक्षु यानी कि अपनी मेडिटेशन की शक्ति से ये जान लिया था कि इंद्र जो है ब्राह्मण के वेश में उनके पास आया है और वो किस इच्छा से आए हैं। तो दधीची ने जो है जैसे ही ब्राह्मण का वेश रूप करके इंद्र दधीची के आश्रम में आए तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनको पूछा कि द ऋषि वेलकम्ड हिम एंड हम्बली आस्क्ड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और उन्होंने उनका भगवान इंद्र का आदर किया, सत्कार किया और उनसे आने के बारे में पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। इंद्रा सेड, महर्षि, यू नो वी हैव लॉस्ट आवर बैटल टू असुरा। अब इंद्र भगवान कहते हैं, महर्षि आप जानते हैं कि हमने अपना जो है सिंहासन असुरा को हार चुके हैं। देवलोक अपना असुर को हार चुके हैं। वाई डोंट यू गो टू लॉर्ड ब्रह्मा, आप भगवान ब्रह्मा के पास क्यों नहीं चले जाते। आस्क्ड दधीची, दधीची ने पूछा। इंद्रा सेड, इंद्र भगवान ने कहा, दैट्स वेयर आई हैव कम फ्रॉम। बोलो हम वहीं से आ रहे हैं, यानी कि हम ब्रह्मा के पास गए थे और उन्होंने ही आपके पास हमें भेजा है। बट the strategy suggested by him is impracticable। लेकिन जो उन्होंने हमें रास्ता बताया है वो इम्प्रैक्टिकल है, यानी कि अव्यवहार्य है। सो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो हम आपको यहीं तक बताते हैं और आपको करना क्या है, सेम एज यूजुअल आपको वर्ड मीनिंग इसके छांटने हैं और डिक्शनरी की हेल्प से आपको करना है। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा और तिबारा इसे देखिए एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग। और उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग लर्न भी करने हैं और कॉपी में भी नोट करने हैं। सो स्टूडेंट, एज यूजुअल आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
और लास्ट में बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। Students, I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, our today's topic is luminous and non-luminous object and transparent, translucent and opaque object of your chapter light, shadow and reflection for class 6. So students, in previous video you study about sources of light and some intro of this chapter. So students, let's start our today's topic. Luminous and non-luminous objects. The objects which give out their own light are called luminous object. अब क्या कह रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की अपनी लाइट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, luminous object कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, आपके luminous object है क्योंकि इनकी खुद की लाइट है. ठीक है, सन, स्टार्स, इन सब की. इनफैक्ट ऑल सोर्सेज ऑफ लाइट आर luminous object. इनफैक्ट ये कहना चाहिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स से सोर्सेज है लाइट के वो क्या होते हैं, luminous होते हैं, मतलब उनकी अपनी खुद की लाइट होती है. नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट आर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. अब क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं अपनी खुद की लाइट को नहीं देते हैं आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं मतलब उनकी खुद की लाइट नहीं होते हैं, वो दूसरों की हेल्प से अपने आप को ग्लो करते हैं. द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हाउएवर शाइन और आर विजिबल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट और स्कैटर द लाइट फॉलिंग ऑन दैम फ्रॉम सम लुमिनस ऑब्जेक्ट. अब क्या कह रहे हैं, जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है वो कैसे शाइन चमकती है और दिखाई देती है बिकॉज जो लुमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से, लुमिनस ऑब्जेक्ट की जो लाइट होती है किसी भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है, स्कैटर्ड होती है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ क्या ग्लो या शाइन करती दिखाई देती है. फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, मून, पेंसिल, पेपर एक्सेट्रा आर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. ईजी है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की क्या ओन लाइट, खुद की लाइट होती है और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की नॉट देयर ओन लाइट, उनकी लाइट खुद की लाइट नहीं होती है. सम एक्स्ट्रा बिट, सम ऑब्जेक्ट्स आर नॉन लुमिनस एट रूम टेम्परेचर बट व्हेन दे आर हीटेड दे बिकम लुमिनस. अब क्या करें, कुछ ऑब्जेक्ट होती है वो नॉन लुमिनस होती है रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे हम रखते हैं तो वो नॉन लुमिनस होती है, मतलब उनकी लाइट हमें शाइन या ग्लो करती दिखाई नहीं देती है. लेकिन जब ये हीटेड हम उनको गर्म करते हैं दे बिकम लुमिनस, वो क्या है, लुमिनस हो जाती है. फॉर एग्जांपल आयरन इज़ नॉन लुमिनस एट रूम टेम्परेचर. अब देखिए आयरन जो रोड होती है जिसका यूज़ हम विंटर में पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस आयरन रोड को अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो नॉन लुमिनस होगी. बट वैन हीटेड एट हाई टेम्परेचर इट बिगेन्स टू ग्लो एंड इमिट्स लाइट. अब जब हम उसको ज़्यादा देर तक प्लग में छोड़ देते हैं, ज़्यादा हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये क्या करते हैं, ग्लो करने लग जाती है और उससे लाइट इमिट निकलती है. तो ऐसे हम ये भी बता सकते हैं कि नॉन लुमिनस से लुमिनस ऑब्जेक्ट को कैसे किया जा सकता है. नेक्स्ट है हाउ डू वी सी थिंग्स. We can see non-luminous object in our surrounding as the light from a luminous object falling on them bounces back and enters our eyes, enabling us to these objects. अब क्या कह रहे हैं, देखिए कोई भी लाइट है वो फॉल आउट करती किसी भी चीज़ के ऊपर और वापस से बाउंस बैक मतलब रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है हमारे किसी भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का सीन करा कि लाइट गिर के बाउंस वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है. तो इसको कहने का मतलब जितने भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है इन अवर सराउंडिंग्स में एज द लाइट फॉर्म ए लुमिनस ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन दैम, जितने लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी उसकी जो रेज है वो वापस से बाउंस बैक होगी हमारी और हमारी आइज़ में एंटर करेगी, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को सीन कर पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मून डज नॉट इमिट लाइट ऑफ इट्स ओन बट इट शाइन्स ब्राइट्स ऑन सम नाइट. अब क्या कह रहे हैं, जो मून है उसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो खुद कोई लाइट नहीं देता है, लेकिन कुछ रात ऐसे जैसे फुल मून होता है उस दिन चांदनी आपकी अमावस होती है, उस दिन क्या होता है आपको चांद सबसे ज़्यादा शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है. रात के टाइम क्या होता है थोड़ा सा शाइनिंग रहती है, चांदना रहता है. तो ये क्या कहते हैं किसकी वजह से हो रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट. जो सनलाइट होती है उसकी किरणें है मून के ऊपर है गिरती है, जिसकी वजह से
सनलाइट, जो सन की लाइट है मून के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से मून है वो एक लाइट इमिट करता है, मून शाइन करता दिखाई देता है। एज दिस रिफ्लेक्टेड लाइट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन, अ पार्ट ऑफ इट्स रीचेज द अर्थ, thus adding brightness to the night sky। अब क्या कह रहा है, ये जो रिफ्लेक्शन लाइट का हर डायरेक्शन में फैल जाता है। अब देखिए, अब किरणें, आपकी जो लाइट सनलाइट फॉल होती है वो एक तो होती नहीं, काफ़ी सारे सनलाइट फॉल होती है कि रेज गिरती हैं और वो सारे रेज क्या करती है, वापस से रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है हर अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है और हमारे अर्थ तक पहुँचती है, ठीक है। इससे फिर क्या होता है, ब्राइटनेस टू द नाइट स्काई, इसकी वजह से जो रात है, रात के टाइम में थोड़ा सा ब्राइटनेस, चमक दिखाई देती है। वी कैन कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं इसको इजीली समझने के लिए। सपोज लाइट इज़ मेड टू फॉल ऑन ए बुक, कोई भी लाइट, मान लो टॉर्च की मदद से हम किसी बुक के ऊपर लाइट फॉल करते हैं, और बुक क्या है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी कोई खुद की लाइट नहीं है। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, टॉर्च की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये टॉर्च की जो लाइट है वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है। When this reflected light reaches our eye, we see the object book। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है हमारी आंखों तक पहुंचती तो हम उस किताब को देख सकते हैं। अब इजीली मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना हाथ रखा हुआ है तो आप इसके नीचे की चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पा रही इतनी। हम जब इसको रिमूव करेंगे हम इजीली देख सकते हैं। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि लाइट है वो पास होती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है, इसी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट सीन हो पाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। जो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू ऑब्जेक्ट क्या होती हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट द फॉलोइंग थ्री थिंग्स हैपन। अब क्या कह रहे हैं, जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है तो हमें तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है जो होती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो लाइट है वो डिपेंड करती है ऑन थ्री सोर्सेज ऑफ थिंग्स पे। कौन कौन सी, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स। First is objects which allow most of the light that falls on them to pass through are called transparent object। अब क्या कह रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है लाइट को ईजिली पास आउट करने देते हैं उनके अंदर से, ठीक है, जिसकी वजह से हम वो चीज़ को क्लियरली सीन कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल वाटर, एयर एंड ग्लास आर ट्रांसपेरेंट। वाटर, एयर और ग्लास में क्या है, हम इजीली आर पार उसके उस साइड जो चीज़ें हैं वो इजीली सीन कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। जितनी भी लाइट आती है उस सबको पास आउट, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, अपनी तरफ से पास थ्रू कर देते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट विच अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब क्या कह रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होती है जो कुछ पार्ट ऑफ लाइट के कुछ पार्ट को पास आउट करने देती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब मतलब कुछ जो लाइट आई है उसकी सिर्फ आधी लाइट ही उस ऑब्जेक्ट से अंदर से पास आउट होगी, उसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल वैक्स पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास आर ट्रांसलूसेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल भी लाइट को पास आउट नहीं होने देते हैं उन्हें हम ओपेक्यू मटीरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, वॉल्स, बुक्स एक्सेट्रा आर ओपेक्यू। Opaque objects, especially those which polish surface, absorb and reflect light falling on them। अब क्या करें, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं opaque वो क्या करते हैं, पॉलिश सरफेस होते हैं, ठीक है, मतलब इवन सरफेस होते हैं, और वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। जो लाइट उन पर गिरी है उसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ईजी है, ट्रांसपेरेंट में हम क्लियरली सीन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हम सिर्फ लाइट का कुछ हिस्सा पास आउट कर देते हैं, पार्शली हमें सीन होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट में हमें दूसरी साइड का कुछ भी सीन नहीं होता है, क्योंकि जो लाइट आई है वो पूरी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सो ये डायग्राम है, ये ट्रांसपेरेंट विंडो ग्लास ऑफ एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट बटर पेपर, ट्रांसलूसेंट बटर पेपर या फ्रोस्टेड पेपर आप देखेंगे तो उसमें आपको पार्शली लाइट पास होती है, तो उसके दूसरी साइड आपको पार्शली कुछ कुछ दिखाई देता है। ओपेक वुड कबर्ड, वुड कबर्ड में कोई भी लाइट पास नहीं होती तो आप उस साइड का कुछ सीन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, योर टुडेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट डाउन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन योर फेयर नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। लाइट क्या होती है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है। सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी
दैट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब क्या लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जिसकी वजह से हम हमारे आसपास की चीज़ों को सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन 2, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। कोई भी 2 एग्जाम्पल आपको बताने नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज है लाइट के, उसके। नेचुरल सोर्सेज के एग्जांपल है सन, फायर फ्लाई, स्टार्स एक्सेट्रा। एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज के एग्जांपल है कैंडल, टोड, CFLs एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। नेचुरल पता है आपको जो नेचुरली आपको मिला है, और आर्टिफिशियल जो मैन मेड ऑब्जेक्ट है वो आर्टिफिशियल सोर्सेज में काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ आर शेडो प्रोड्यूस। शेडो कैसे प्रोड्यूस या फॉर्म बनती है? सो आंसर, शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक बाय ओपेक्यू बॉडीज। अब क्या क्या शेडोज परछाई तब बनती है जब कोई भी लाइट है उसको कोई भी ओपेक्यू बॉडीज है वो रोक के रखती है। ओपेक्यू बॉडीज क्या है होती है आपको पता? ओपेक्यू बॉडीज आर दोज विच कैन नॉट पास लाइट कम्प्लीटली, जो लाइट को पास बिल्कुल नहीं करने देते उन्हें हम ओपेक्यू बॉडीज कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Welcome to our online classes. This is for class 6th. In previous class, we read some topics of our 4th chapter, The Birth of Civilization. Today we continue our class with the topic Life of the People, कि लोगों का जीवन. According to historian, the Harappan society consists of different social groups which include ruler, merchants, traders, artisans, farmers and मैनुअल लेबर्स। कि जो समाज है हड़प्पन संस्कृति का, उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते थे, चाहे वो शासक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कोई कलाकार हो, फार्मर हो या कोई नॉर्मल लेबर हो। मोस्ट ऑफ द पीपल वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। और मोस्टली पीपल किस में लगे हुए थे? एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। Crops which were grown included wheat, barley, cereals, cotton, peas, etc. और क्रॉप्स जो उगाई जाती थी वो गेहूँ, बाजरा, मक्का या सेरेल्स मतलब कि सभी अनाजों का मिश्रण, कॉटन, पीस आदि उगाई जाती थी अलोंग विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट और वेजिटेबल के साथ। द पीपल ऑल्सो कंज्यूम्ड मीट, मिल्क, फिश एंड एग। और जो लोग थे वो क्या खाते थे? मीट, मिल्क, फिश और एग भी खाते थे। Owing to the fact that these cities were mostly built near rivers। और ये एक फैक्ट है या एक तथ्य है कि जो ये नगर बसे हुए थे ये नदी किनारे बसे हुए थे। There must have been continuous supply of water for the cultivation of crops। और जो क्रॉप्स उगाई जाती थी उनके लिए पानी की सुविधा आसानी से हो जाती थी। Also evidence of granaries in these cities suggest that there was surplus production of crops। और जो ग्रेनरीज हैं उनसे ये अनुमान लगा सकते हैं या ये प्रमाण मिलता है कि उस टाइम में प्रोडक्शन होता था और उनको इकट्ठा फिर बाद में मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो उसको इकट्ठा कर लिया जाता था। एंड दीज सिटीज़ वर एग्रीकल्चरी प्रॉस्पेरस। और ये जो सिटीज़ थी उनको मतलब कि वे समृद्ध थी खेती करने में। रिगार्डिंग एनिमल्स, द हड़प्पन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक द ऑक्सन, बुफेलो, काउ, शिप, गोट्स, पिग एट्सेट्रा। और हड़प्पा काल में जो पशु पाले जाते थे वो कौन कौन से थे? ऑक्स थे, बुफेलो थे, काउ, शिप, गोट, पिग्स, ये सारे थे। एंड मैनी एनिमल्स लाइक द कैमल, बीसन, rhinoceros, tiger and elephant have been found inscribed on seals। और जो सील्स हैं उनके ऊपर कौन कौन से एनिमल बनाए हुए थे? कैमल, बीसन, राइनोसोर्स, टाइगर, एलिफेंट, ये सारे जो जानवर हैं वो सील्स पे बने हुए हैं। दिस सजेस्ट दैट दीज एनिमल्स वर ऑल्सो नोन एज पीपल एट दैट टाइम। और इससे ये पता लगता है कि उस टाइम के लोग इन जानवरों को भी जानते थे। कैट्स एंड डॉग्स वर कैप्ट एज पेट। और जो बिल्ली और कुत्ता वो दोनों पालतू पशुओं के रूप में जाने जाते थे।
Apart from the farmer, there were also people who were engaged in craft activities such as pottery, metalwork and ceramics. कि उस टाइम के लोग पोट्री, मेटलवर्क या और भी कामों में लगे हुए थे. द इंडस वैली पीपल मेड पोट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के मटके और विभिन्न तरीके के मटके बनाते थे. शेप भी उनकी अलग होती थी और साइज भी उनका अलग होता था. दे वर एक्सीलेंट पोटर्स हु मेड यूज ऑफ द पोटर्स व्हील. और वो अच्छे थे मटका बनाने में या पॉटरी बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में. और वो जो व्हील होता है जिस पे जो पॉटर कुम्हार मटका बनाता है वो उसका भी यूज़ करते थे. द पॉटरी ड्यूरिंग दिस टाइम वर ऑल्सो ग्लेज्ड एंड पेंटिंग. और इस टाइम की जो मटके थे उनको सुंदर तरीके से उनके ऊपर नक्काशी की जाती थी और उनको पेंट भी किया जाता था. Other important occupation of the people included spinning and weaving, bricklaying, boat making, masonry and stone cutting. और भी जो महत्वपूर्ण यहाँ के लोगों के काम थे उनमें है मिट्टी की ईंटें बनाना, बोट का निर्माण करना, कताई करना, पत्थरों को काटना. Moreover, the presence of jewelry, beads, terracotta work, copper, tools, sculptures etc. show that these crafts also excited. और यहाँ के लोग किस किस के काम करते थे? ज्वेलरी बनाना मनियों से, टेराकोटा कपड़े का नाम है, टेराकोटा वर्क करना, कॉपर टूल्स बनाना, कॉपर के जो टूल्स बनाना, मूर्तियाँ बनाना. तो इस सारी चीज़ों से क्या पता लगता है कि यहाँ के लोगों की कला बहुत अच्छी थी. The Indus Valley people used ornaments like earring, necklace, amulets, etc. और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या सिंधु घाटी के लोग थे वो गहनों में क्या यूज़ करते थे? गले का नेकलेस होता है और एम्यूलेट्स मतलब कानों के झुमके. These ornaments were made of gold, silver, copper, terracotta, ivory, shells and beads. और ये गहने किस किस चीज़ के बने हुए होते थे? सोने, चांदी, तांबा, टेराकोटा और जो जानवरों के जो समुद्र में शेल्स मिलते हैं उनके और मनियों के, मोती मनियों के बने हुए होते थे. रिगार्डिंग क्लॉथ्स द पीपल वॉर देयर इज एविडेंस दैट बोथ कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स वर यूज्ड. और कपड़ों के रिगार्डिंग क्या है कि वो वुलन और कॉटन दोनों तरीके के कपड़े पहनते थे. नाउ यू सी द पिक्चर ऑफ पॉटरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. आप देख सकते हैं ये उनके सारे देखिए अलग अलग साइज़ के अलग अलग शेप के बर्तन हैं. उसके बाद जो वो सील्स के ऊपर जानवर बनाते थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन सील, आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने ये बनाए हुए हैं. उसके बाद आप इधर देखिए ये हैं उनके ऑर्नामेंट्स, ये उनके गहने हैं, कितने सुंदर हैं. बोथ मैन एंड वुमेन वॉर 2 pieces क्लॉथ. और जो आदमी और औरत थे दोनों ही 2 piece क्लोथिंग करते थे. इन द केस ऑफ मैन क्लॉथ वॉज wrapped अराउंड द वेस्ट लाइक ए धोती एंड वुमेन वॉर स्कर्ट्स. जो पुरुष होते थे वो धोती पहनते थे और जो औरतें थी वो स्कर्ट्स पहनती थी. शॉल वर यूज्ड बाय बोथ मैन एंड वुमेन टू कवर द अपर बॉडी. और ऊपर के शरीर को ढकने के लिए दोनों ही शॉल का यूज़ करते थे. अब है सेल्स. द एग्जीबिशंस ऑफ द Indus Valley cities has yielded numerous seals which are made of terracotta, copper and steelite. कि जो उस टाइम के सील्स खोदी गई थी वो टेराकोटा, कॉपर और स्टीलाइट की बनी हुई थी. ये स्टीटाइट भी एक धातु का ही नाम है. These seals are of different shapes and size but most of the seal are square in shape. जो सील्स होती थी वो सील का मतलब एक पत्थर टाइप का एक टुकड़ा होता था, चौकोर या आयताकार कैसा भी हो सकता है. तो इनके साइज़ अलग अलग, इनके शेप अलग अलग होते थे लेकिन मोस्टली स्क्वायर टाइप की होती थी. बिकॉज सम ऑफ द इंडस वैली सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया. बहुत सारी सील्स मेसोपोटामिया के काल में पाई गई हैं. हिस्टोरियन आर of the opinion that these seals might have been used for trading purpose.
और इतिहासकार बताते हैं कि ये सील्स व्यापार के पर्पज से यूज होती थी। These seals have inscriptions at the top along with engraving of figures of both human and animals. इन seals के ऊपर human और animals दोनों के ही पिक्चर एनग्रेव किए गए थे, खुदाई की गई थी, नक्काशी की गई थी। These seals thus provide valuable information about the life and culture of the Indus Valley people. और ये seals जो इंडस वैली के लोग हैं उनके जीवन के बारे में और उनके कल्चर के बारे में बताती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देती है। हाउएवर हिस्टोरियंस स्टिल हैव नॉट बीन एबल टू डेसिपर द स्क्रिप्ट एनग्रेव्ड ऑन द सील्स। और जो हिस्टोरियन थे वो अभी भी ये पता लगाने में एबल नहीं है कि मतलब ये किस तरीके से स्क्रिप्ट लेते थे उनके ऊपर खुदाई करने पे। इफ़ दे डू सो these seals will be of more value as they will provide more facts about Indus Valley people। और ये अगर इस चीज़ का पता लगा लेते हैं कि वो किस स्क्रिप्ट को लेके, किस विषय को लेकर ये उनके ऊपर नक्काशी करते थे, सील्स बनाते थे, तो ये हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। नाउ वी डू द टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एक्सरसाइज। बेटा हमने लास्ट क्लास में फिलअप किए थे और फिलअप में हमने 4th को ब्लैंक छोड़ दिया था, तो उसको हम करते हैं। द सील यूज्ड बाय द हड़प्पन वर मेड ऑफ टेराकोटा, कॉपर एंड स्टीटाइट। ठीक है, कि ये जो कॉपर, टेराकोटा और स्टीटाइट की बनी हुई होती हैं ये शील। नाउ वी डू द करेक्ट द ऑप्शंस। फर्स्ट इज द ग्रेट ग्रेनरी वॉज लोकेटेड एट, कि ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पे लोकेटेड है? मोहनजोदारो में। विच इज़ द मोस्ट कॉमन मिथिकल एनिमल फाउंड ऑन द सील्स, कि सील्स के ऊपर कौन सा एनिमल पाया जाता है मोस्टली? तो लायन है। उसके बाद है द मेन ऑक्यूपेशन प्रैक्टिसाइज्ड इन द हड़प्पन सोसाइटी वॉज एग्रीकल्चर। द योगिक फिगर हैज़ बीन कंपेयर्ड टू शिवा। विच ट्री वॉज रिगार्डेड स्क्रैप्ड बाय द हड़प्पन, ये अभी हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, तब हम कर लेंगे। तो आप 4 ये टिक द करेक्ट ऑप्शन अपनी नोटबुक में या बुक में कर लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन वेरी वेल। राइट डाउन दीज इन योर बुक एंड रीड द चैप्टर अगेन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Welcome to our YouTube channel. This is for class 6th. Students, as you all know, we started with the writing skill portion and we completed with the formal letters and informal letters, format and application. Now I will tell you what kind of letters you have to write it down in your fair notebook. First of all, make a format of informal letter and write it down 2 letters which is given in your book on page number 193, that is this and this, letter number 1 and letter number 2. These 2 letters you have to write it down in your fair notebook. First letter is based on a letter to your friend inviting her to spend the holidays with you at your grandparents' house in Manali. This is the letter टू इन्वाइटिंग योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे, जो घर है मनाली में, और उसको आप अपने हॉलीडेज़ स्पेंड करने के लिए बुला रहे हैं। सो राइट इट डाउन द एड्रेस, डेट, salutation and the content which is given in your book. So I will read it for you. This letter is based on, I received your letter yesterday and I am elated to know that you have cleared class 6th with flying colors. Please accept my congratulations. This year we plans to go and visit my grandparents in Manali. It would be great if you could join us.
there next month. I am excited about the trip to the hills. The weather will be fantastic and it would be respite from the sweating summer of Delhi. The beauty of undulating hills and lush green valleys will be a sight for the eyes. The local cuisine and culture will be quite engaging and you can click to your heart's content. Please do seek to your parents and get a reservation done. Do let me know of your plan in advance. Yours affectionately, Reha. It means in this letter you are inviting your friend कि आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं हॉलीडेज़ के लिए जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे मनाने वाले हैं। तो आप उसको वहाँ के वेदर के बारे में बता रहे हैं कि जो समर सीज़न चल रहा है दिल्ली में उससे ज़्यादा अच्छा हम मनाली में कोल्ड है। तो आप उसको कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि ग्रीन वैलीज़ हैं, बहुत अच्छा वेदर है वहाँ पे और आपके ग्रैंड पेरेंट्स मनाली में रहते हैं और आप उसको ये बता रहे हैं कि उसने क्लास 6 कंप्लीट कर ली है तो उसके अगर रिगार्डिंग आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कह रहे हैं। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट नेक्स्ट लेटर। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट लेटर दैट इज़ based on a letter to your grandmother who sent a hand knitted sweater for you as your birthday प्रेजेंट। आपकी ग्रैंडमदर ने आपके लिए आपके बर्थडे पे क्या किया है, स्वेटर बना के भेजी है अपने हैंडमेड, जो हाथ से बुन के भेजी है आपके बर्थडे प्रेजेंट के लिए, आपके बर्थडे पे गिफ्ट जो भेजी है वो। नाउ आप अपनी ग्रैंडमदर को थैंक यू करने के लिए ये लेटर लिख रहे हैं। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। डियर ग्रैनी यानी कि आपकी ग्रैंडमदर। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेटर। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स. The present which you had sent me for my birthday arrived today. I can hardly express my feelings on how elevated and special I felt to receive it. Thank you for sending such a thoughtful present. I love it. आप अपने ग्रैनी को ये बोल रहे हैं कि आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे और उसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आप उनको बहुत ही अपने हार्ट से थैंक यू कह रहे हैं फॉर बर्थडे प्रेजेंट. When mother told me that you had sent a birthday present, I was really excited and couldn't wait to see but what beautiful colors have been knitted. यानी कि जब मेरे को मदर ने बताया कि आपके लिए प्रेजेंट आया तो मैं वेट नहीं कर सका एंड आई वॉन्ट टू वेरी एक्साइटेड टू सी इट. मेरे को वो बहुत ही उत्सुक हो रही थी कि मैं क्या से देखूं. आई लर्न फ्रॉम हर दैट इट वॉज अ हैंड नाइटेड स्वेटर विद योर फीलिंग साइट. It must not been easy, but what beautiful colors have been knitted. It is a perfect girl to cuddle into a winters. I will wear it with a warm feeling in my heart. I miss you dearly, grandmother. Please visit us soon. Convey my love and regards to grandpa. Yours affectionately, Kanika. Now this letter is written by Kanika to her grandmother for a very beautiful present which is given by her grandmother. So you are just convey this message that you are very happy by having this beautiful gift from her. आप
उनसे बहुत ही मतलब बहुत थैंकफुल हैं उनके लिए कि उन्होंने आपके लिए एक इतनी सुंदर स्वेटर भेजी है खुद बुनकर, जिससे उनकी आई साइट भी वीक है, लेकिन उन्होंने तब भी आपके लिए ये वो भेजी है बना के. सो यू आर वेरी थैंकफुल टू हर. Now students, what you are doing your homework in today's date. Today you are going to write it down these two letters which is given in your in your book on page number 193, and you also write it down one application I told you earlier, जो मैंने आपको पहले बताई हुई है, जो फॉर्मल लेटर में on the next page it is given on the next page फॉर्मल लेटर्स फॉर्मेट. पहले आप ये बनाएंगे, उसके बाद इस लेटर्स को का फॉर्मेट बनाने के बाद आप सीधा ये एप्लीकेशन अपनी नोटबुक में लिखेंगे. दिस एप्लीकेशन इज़ बेस्ड ऑन योर फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर इज़ फॉर योर application which is writing for the respected sir, ma'am. Official letters are known as formal letters. So students, write this letter in your fair notebook. Thank you everyone. I hope you understand the letters very clearly. Thank you. Friends, in today's GK class of class 6 GK, we revised chapter number 1, Green World, and some current affairs. So let's start. Student, that is the revision for your S7. Our chapter name is Green World. Here some plants are given. You have to identify where the place that are grow means जहाँ पे ये उगाए जाते हैं, आपको उनके प्लेस फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट वन इज़ वेयर टीनी प्लांट्स एंड सैपलिंग्स आर केयर्ड फॉर. सैपलिंग्स और छोटे जो पौधे होते हैं वो कहाँ पे केयर मीन्स या ग्रो किए जाते हैं, नर्सरी में. दैट प्लेस इज़ कॉल्ड नर्सरी. नेक्स्ट वन है वेयर सम प्लांट्स आर केयर्ड फॉर इन कूल क्लाइमेट. कूल क्लाइमेट में कुछ प्लांट्स होते हैं जो केयर किए जाते हैं, उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस, उस प्लेस को. नेक्स्ट वन इज वेयर टी, कॉफ़ी एंड रबर आर कल्टिवेटेड. कल्टिवेटेड का मीनिंग होता है खेती करना. टी, कॉफ़ी और रबर की खेती जो की जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्लांटेशन. मीन्स पहले उनकी छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, देन उनको दोबारा से प्लांट किया जाता है. ओके. नेक्स्ट वन इज वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन. ग्रेप्स जो होते हैं अंगूर, वो कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, विनयार्ड. नेक्स्ट वन इज वेयर फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड गवावाज आर ग्रोन. ऑरेंज जो होते हैं संतरे, एंड गवावाज अमरूद. ऐसे फ्रूट्स का जहाँ उगाए जाते हैं उस प्लेस को बोलते हैं ग्रोव्स. नेक्स्ट वन इज वेयर फ्रूट्स ट्री आर ग्रोन और ए वाइड एरिया. जहाँ पर फ्रूट्स और जो ट्रीज होते हैं वो एक बहुत बड़े एरिया में ग्रो किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्चार्ड. नेक्स्ट वन इज ए स्मॉल एरिया वेयर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन. दैट प्लेस इज कॉल्ड गार्डन. जो बगीचा, उसमें फ्लावर्स भी ग्रो कर सकते हैं, फ्रूट्स भी और वेजिटेबल्स भी. जनरली ये हम अपने घर के जो साइड में थोड़ा सा प्लेस होता है वहाँ पे इस तरह की 3 टाइप्स में उगा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गार्डन. नेक्स्ट वन इज वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन और एनिमल्स आर केप्ट. जहाँ पे क्रॉप्स मीन्स फसलें भी उगाते हैं और एनिमल्स भी रखते हैं और पशुओं को भी केयर किया जाता है. दैट प्लेस इज कॉल्ड फार्म हाउस, या फार्म भी बोल सकते हैं, फार्म हाउस होते हैं. नेक्स्ट वन इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विद ट्री. बहुत बड़ा एरिया होता है जो घने, थिकली का मतलब होता है घने पेड़ों से जो ढका हुआ होता है, फॉरेस्ट. नेक्स्ट वन इज ए लार्ज एरिया ऑफ
ओपन लैंड कवर्ड विद विल्ड ग्रास, जो विल्ड ग्रास होती हैं, जो जंगली घास होती हैं, उससे जो एरिया कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रास लैंड। स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न ऑल दैट प्लेसेस that are used for growing different type of trees and plants. Okay, now I tell you some current affairs that are related to last 6 months. Or in previous video we completed our 20 questions. Our question number 21 is, which state government has provided industrial status to sports? Answer is Mizoram. Next one is, the Kalapani Lipu Lake territorial dispute was in between India and which other country? The answer is Nepal. Next one is, what is the India's rank in global energy transition index published by World Economic Forum for 2020? तो उसमें इंडिया की रैंक थी 74th. ओके, नेक्स्ट वन इज, विच इज द रस्ट अफेक्टेड स्टेट इन इंडिया रिगार्डिंग कोरोना वायरस केसेज? इंडिया में सबसे जो बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है वो कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑल ओवर द इंडिया जो कोरोना वायरस के केसेज हैं उनकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट वन इज, विच कंट्री इज प्लानिंग टू अडोप्ट न्यू करेंसी? टोमन। टोमन एक करेंसी का नेम है जो कौन सा कंट्री अडोप्ट कर रहा है? ईरान। ओके, सो स्टूडेंट, यू हैव टू रिवाइज योर चैप्टर नंबर 1 ग्रीन वर्ल्ड and all these current affairs related to last 6 months. Okay, thank you, have a nice day.